हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के सिविक्स के बुक हाथ में, यानी कि लोकतांत्रिक के बुक साथ में। तो बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आप लोग को डिमांड था कि सर सिविक्स का क्लास लीजिए, सिविक्स का क्लास लीजिए, यानी कि पॉलिटिक्स साइंस का क्लास लीजिए, उसका हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिक्स का क्लास करने जा रहे हैं। तो यदि आपको अगर अच्छा लगेगा या चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बन रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ लेते रहिए, यूँ आगे बढ़ते रहिए। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन धन्यवाद ध्यान धन्यवाद। कौन तांत्रिक तो लोकतांत्रिक, कौन तांत्रिक लोकतांत्रिक। कौन नीति राजनीति, कौन नीति राजनीति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखते हैं लोकतांत्रिक और राजनीतिक के बारे में हम लोग पहला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि देख रहे क्लास 10th अध्याय फर्स्ट क्या कह रहा है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसके पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप ये देख रहे हैं, इस पर पहले से ज्योग्राफी और हिस्ट्री करा दिया चुका है, उसका क्वेश्चन आंसर और विस्तृत रूप से व्याख्या भी कर दिया गया है। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी जाकर यहाँ से दे सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा क्लास 10th का हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हम लोग आज सिविक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसी को राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं या पॉलिटिक्स भी कहते हैं, या हम लोग नॉर्मल भाषा में सिविक्स भी से बोलते हैं। तो जो बोलिए, सिविक्स बोलिए, पॉलिटिकल साइंस बोलिए, या हिंदी में राजनीतिक शास्त्र बोलिए, क्या है, एक ही हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। कौन तंत्र, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। करा पिछले परिचय, पहले इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं, परिचय में। करा पिछले परिचय में हमने लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त किया। कौची किया, जानकारी प्राप्त किया, तथा यह जानने की भी कोशिश की कि वैश्विक परिदृश्य से में लोकतंत्र का किस प्रकार विकास हुआ है। करा यह भी जानने के लिए हम लोग कोशिश किए हैं कि वैश्विक परिदृश्य के में लोकतंत्र का किस प्रकार विकास हुआ है। इस वर्ग के इस अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे। कौची करेंगे, तो इस वर्ग में, इस अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व में तत्व किस प्रकार अंतर्निहित है। इसमें हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र में किस प्रकार से निहित है। जातीय एवं सांप्रदायिक विभिन्नता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। जातीय विभिन्नताएं और जो है लोकतंत्र विभिन्नताएं किस प्रकार से क्या करता है, प्रकाशित करता है। लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है। कहा कि लिंग भेद, कौन भेद, लिंग भेद के आधार पर कौन तांत्रिक, लोकतांत्रिक व्यवहार, कौन हार व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है, जिसके बारे में हम लिखने क्या करेंगे, इस चैप्टर में जानेंगे। करा इस अध्याय में हम यह भी देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और समानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उसका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश, कौन सी सर देने की कोशिश, करने की कोशिश, देने की कोशिश करता है। इन्हीं अवधारणाओं को आगे बढ़ाते हुए यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विभिन्नताओं कैसे अलग अलग रूप और धारण करती है, और सामाजिक विभिन्नताएं और लोकतांत्रिक राजतांत्रिक किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम अध्ययन के दूसरे पड़ाव में इस सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली नीति सामाजिक समानताओं पर गौर करेंगे तथा जाति, धर्म, लिंग आधारित सामाजिक विषमताओं इसी तरह पर आधारित विषमताओं कैसी है और
किस प्रकार राजनीतिक में अभिव्यक्त होती है, इस पर भी हम बारी बारी के गौर करेंगे। बोल सर आप तो रीडिंग डाल दिए, पढ़ के बता दिए, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या कह रहा था क्या नहीं कह रहा था। चलो हम आपको समझाने की क्या करते हैं, पूर्ण कोशिश करते हैं। करा कि परिचय, हम लोग क्या चाहिए, लोकतंत्र के बारे में पहले परिचय जानेंगे। कौन चाहे, लोकतंत्र, कौन तंत्र, लोकतंत्र, इसका हम लोग परिचय जानेंगे। परिचय, लोकतंत्र परिचय के बारे में जानेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो देश है, इस तरीक़ा से पृथ्वी है, पृथ्वी के यहाँ पर कौन अक्षांश हो गया, यहाँ पर हमारा जो देश है इंडिया का मैप इस तरीक़ा से हम देखते हैं। इसमें जो क्या है, सामाजिक विषमताएं, सामाजिक विषमताएं मतलब सर कि हमारा जो देश है अनेक समाज में क्या है, बटा हुआ, या कह सकते हैं अनेक अलग अलग समाज में विभाजित है। इसी को तो हम लोग क्या कहेंगे, सामाजिक विषमता कहेंगे। इसी विषमता को किस प्रकार से सामाजिक विषमताओं को क्या करता है, लोकतांत्रिक बनाता है। कौन तांत्रिक बनाता है, लोकतांत्रिक। इसी विषमताओं को किस प्रकार से लोकतांत्रिक, कौन तांत्रिक, लोकतांत्रिक व्यवहार, कौन हर, लोकतांत्रिक व्यवहार में परिवर्तन किस तरीके से सामाजिक व्यवस्थाओं, सामाजिक विषमताओं के बावजूद भी ये लोकतांत्रिक रूप में किस तरीका से ढालता है। वह चाहे क्या हो, जाति के आधार, समझ विषमताएं क्या चीज़ किसके आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, या कहें लिंग के आधार पर हो। बोल सर जाति मतलब नहीं समझेंगे, धर्म मतलब समझें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में हम भाई भाई। लिंग, लिंग में जैसे कौन लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और एक आया उभयलिंग, क्या कह सकते हैं। उसी प्रकार जाति, बहुत सारे युग धर्म में बहुत प्रकार के क्या होते हैं, जाति है। इस सभी जातियों को, सभी विषमताओं को किस प्रकार से हम अंगीकृत किए हैं, इसको किस प्रकार से हमारा लोकतंत्र है जो किस प्रकार से राजनैतिक कह सकते हैं, राजनैतिक प्रकाशता या प्रभावित करता है, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमको जानना है लोकतंत्र। कौन तंत्र, लोकतंत्र, कौन तंत्र जी, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, कौन वाद, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बोल कीजिए सर, देखिए पहले इसको हम आपको रीडिंग देके समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर। खरा लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद के तत्व, कौन तत्व, कौन वाद, द्वंद्ववाद, कौन तंत्र, लोकतंत्र। तो क्या हो गया, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद के तत्व। बच्चों हमने नवम वर्ग के अध्याय 2 में देखा है कि इसको आपको कोई जरूरत नहीं, पिछला वाक्य में इसलिए कह दिया, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। देखा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु हैं। बोल किस तरीका से, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों ही शासन के केंद्र बिंदु है। लोकतंत्र ऐसी शासक है, कौन तंत्र, लोकतंत्र ऐसी शासक है, लोकतंत्र ऐसी शासक व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। शासन में लोग प्रतिनिधित्व लोगों के हित तथा उनके इच्छा का सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। बोल सर पढ़ लिए, हमको समझ में नहीं आया, इसको समझाइए। हम लीजिए समझाते हैं। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कैसे, जो समझिए किस प्रकार से लोकतंत्र में द्वंद्ववाद होता है। ये क्या है, मानते ही 10 गो व्यक्ति इस तरीका से, इस तरीका से क्या है, 10 गो व्यक्ति है, मानते 10 गो है, इस तरीका से डॉट डॉट डॉट। इसमें एक को खड़ा हुआ, इसको नेता, 2 को खड़ा हुआ और 2 को खड़ा हुआ, तो क्या हुआ, ये दोनों की इसका नाम दे देते ए, इसको क्या नाम देते बी, यानी टोटल 10 गो वोटर है, व्यक्ति को मान लेते हैं वोटर, 10 गो वोटर है। तो क्या होगा, यहाँ 5 वोटर, इसको जब 10 गो से आधा से ज़्यादा मिलेगा उसका सरकार बनेगा। इसको 6 वोट दे दिए, तो ये क्या 10 वोट में इसको क्या वोट पड़ा, 4 वोट पड़ा। तो 6 वोट पड़ा तो ये क्या हो गया, विजय हो गया, या कह सकते हैं क्या हो गया, जीत गया। ये विजय हो गया, या कह सकते हैं हम इसको क्या कर दिया, ये जीत गया। अब जीत गया तो कितने सालों के लिए जीता, तो सर 5 वर्षों के लिए जीता। कै वर्षों के लिए जीता,
5 वर्षों के लिए जीता। जब ये 5 वर्षों के लिए जीता तो होगा क्या, अब देखिए वोट कौन दिया तो जीता, ये लोग यानी कि जनता। लोग को यहाँ किसको बोलेगी, जनता में बुक में कहता है जनता। जनता ने वोट दिया, इसको 6 वोट हम माने कि 10 को जनता नहीं दिया, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 6 को दिया तो क्या हो गया, जीत गया। और जब जीता तो इस कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अगर ये समाज के लिए, यह जनता के लिए अच्छे काम करेंगे, जैसे अच्छे दिन आने वाले हैं वैसे ही ये अच्छे काम करेंगे, तो अगला बार भी 5 साल के बाद फिर पुनः वोट होगा, इनको फिर से जिता दिया जाएगा। लेकिन यदि काम अच्छे नहीं करेंगे तो हो सकता है ए को छोड़कर बी या कोई अन्य और सी जीत जाए। क्यों, ये जब वोट देगा, क्योंकि जब अच्छा काम नहीं करेगा तो पब्लिक जनता इनको क्यों वोट देगी, तो नहीं देगी तो बी को देगी, तो बी जीत जाएगा। तो देखा जाए तो शासन किसके द्वारा हुआ, कर तो ये रहा, लेकिन करने का ताकत कौन दे रहा है, जनता ही करने का ताकत दे रहा है। लेकिन कह सकते हैं फिर जीता, फिर ये जीत गया। जीत, अगर ये नहीं अच्छा काम करेगा 5 साल के लिए तो कोई किसी को और वोट दे देगा, वो अगला जाकर तीसरा व्यक्ति यानी सी व्यक्ति आकर जीतेगा। यानी कहने का मतलब कह सकते हैं हम लोग, ये दोनों में जिताने का पावर किसके हाथ में है, जनता के हाथ में। 5 साल आपको अगर पावर दिया तो जनता छीन भी सकता है उसी वोट के माध्यम से। तो कह सकते हैं मूल रूप से शासन कर कौन रहा है, तो मूल रूप से घुरा फिर प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही क्या लोकतंत्र में क्या करता है, शासक करता है। आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से नहीं हो तो एक बार हम क्या करके आपको पढ़ के बताते हैं। क्या कहा, जो देखिए द्विंद वाला कहा, जो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों की ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं, लोगों द्वारा ही शासित किया जाता है, वही होते हैं, हराएंगे वही जिताएंगे। लोकतंत्र ऐसा शासक है, ऐसा शासक व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चले। लोगों के लिए, किसके लिए, जो वोट दिया ये जनता इदासे के लिए, इसीलिए नहीं तो शासक हो रहा था, कर रहा था शासक। अब इन लोग रायमन करेगा तो इसी पर शासन करेगा, किसी पर नहीं शासन करेगा। तो जिनके लोगों के लिए ही एवं लोगों द्वारा ही शासन चलाया जाता है, शासन में लोग प्रतिनिधित्व लोगों को हित तथा लोगों के हित में जितना भी काम करेगा, जो जीते हुए प्रतिनिधित्व लोग यानी जनता के लिए ही करेगा। यानी कह सकते इसका सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। यही कारण है कि शासन के लोकतांत्रिक कौनहर व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व कन्फ्लिक्ट से प्रभावित होता है। कह रहा यही कारण है कि जो क्या होता है, शासन के लोकतांत्रिक व्यवहार में जो उभरते हुए द्वंद्व है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए निम्नतम कुछ घटनाओं और मुद्दे पर गौर करें। 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी। किसकी संख्या, मराठियों की संख्या कितनी प्रतिशत थी, 34%। कब थी 34%, 1961 में। कहाँ, बोल सर 1961 में मुंबई में मराठों की संख्या क्या प्रतिशत थी, 34% थी, जो 2001 में बढ़कर 57% से ऊपर हो गया। लेकिन 2001 में क्या प्रतिशत हो गया, 57%। देखिए बिना देखिए बोलिएगा आप लोग। देखिए चर्चा कर रहा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, कौन राष्ट्र, महाराष्ट्र। क्या कहा महाराष्ट्र में, कह रहा 1961 में, किसकी बात कर रहा, 1961 में किसकी चर्चा कर रहा, महाराष्ट्र में मराठा लोग, मराठा कौन था, मराठी क्या परसेंट थे, 34% थे। लेकिन यही डाटा अगर 2001 की जनगणना में देखा जाए तो ये बढ़कर क्या परसेंट हो गए जी, तो बोल सर हम कहें हाँ, बोल ये हो गए बढ़कर 57%। किसकी जनसंख्या बढ़ गया, मराठों की जनसंख्या बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया मराठों की जनसंख्या, महाराष्ट्र में बढ़ गया, 57% से ऊपर हो गई। यह सही है कि दक्षिण भारत के चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में विकास के कारण दक्षिण भारतीय की मुंबई आने वाले तादाद काफ़ी कम हो गई है। कह रहा है यह सही बात है कि जो बेंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई दक्षिण भारत की चर्चा करें तो सर ये दक्षिण भारत क्या होगा। यदि आप ज्योग्राफी पढ़ें, अगर नहीं पढ़ें तो जाकर ज्योग्राफी के पहला चैप्टर देखिए।
ये क्या है, देखिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं मैप की सहायता से। ये भारत का क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा। छोटा सा एकदम मैप बनाने की कोशिश की है, बढ़िया नहीं फिर भी समझिए। यहाँ पर एक क्या है, इसके भाग को ऊपर मैप में हम लोग ऊपर को नॉर्थ कहते हैं यानी उत्तर कहते हैं, नीचे का साउथ यानी कि दक्षिण कहते हैं। तो इससे नीचे वाला मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई, चेन्नई के नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी भारत कहते हैं। तो दक्षिणी भारत में बेंगलोर में, चेन्नई में क्या हो गया, हैदराबाद में विकास बहुत हुआ, डेवलपमेंट बहुत हुआ, जिसके कारण लोग मुंबई जा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ ही मुंबई से जाने से क्या फ़ायदा, जब उनको अपने खुद के होम टाउन में ही उनको रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, तो मुंबई किस लिए जाएंगे। तो वही कह रहा है कि हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद में विकास होने के कारण दक्षिण भारत की मुंबई आने की तादाद काफ़ी कम हो गई। इसी प्रकार गुजरात से सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा आदि के विकसित होने के कारण गुजरात प्रवासियों की संख्या मुंबई में कम गई। जो गुजरात के सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ोदरा में भी क्या हो गया, विकास हुआ, डेवलप हुआ, जिसके कारण डेवलप होने के कारण क्या हुआ, यहाँ के लोग भी, गुजरात के लोग प्रवासी कम गए। यानी कि जब अपने ही होम टाउन में, अपने ही शहर में, घर के बगल में जब काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, तो क्यों अलग जाइएगा आप काम करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए। तो सर बिल्कुल नहीं जाएंगे प्राप्त करने के लिए। तो वही तो हम करें, जब नहीं प्राप्त किया जाने लगा तो प्रवासियों की संख्या भी बहुत ही क्या होगी, कम होगी। अब काम की तलाश में आने वाले लोग हिंदी भाषा है। अब जितना भी काम की तलाश में लोग आते हैं सब कौन भाषा से बिलोंग करते हैं, हिंदी भाषी हैं। कौन भाषी है, हिंदी भाषी। लेकिन वे मीरा, भाई बेर, थाने, कल्याण, नवी मुंबई जैसे उपनगर में है। जितना भी हिंदी भाषी है, बाकी तो सब मराठी भाषी है, 57% तो मराठी बोलते हैं। और बाकी जो मराठी भाषी छोड़ के हैं, भाईबा, थाने, कल्याणपुर और नवी मुंबई, ये सब उपनगर है। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक अध्ययन में पाया कि लगभग 49% प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। मतलब सर ये प्रवासी लोग क्या होता है, 49% क्या है, प्रवासी लोग क्या है। कहने का मतलब जितने उत्पादक काम में होता है, मुंबई में बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे कारखाने हैं, उसमें जो चीज़ का उत्पादन होता है, उसमें जितना भी लेबर, मानो कि 100 लेबर है काम कर रहा वहाँ, तो 100 लेबर में 49 लेबर है जो प्रवासी है। प्रवासी मतलब किसी दूसरे राज्य से आकर वहाँ काम कर रहे हैं, उत्पादन कार्य में क्या है, लगे हुए हैं, आकर वहाँ क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। दूसरी ओर अधिक वेतन और सुविधा पाने वाले सफेदपोश कार्यों में मराठियों का वर्चस्व है। और दूसरी ओर जो क्या करता है, वेतन अधिक मिलता है उनको, जहाँ सुविधा भी बहुत सारे सुविधा मिलते। कौन विधा सुविधा, कौन वाले, पाने वाले, कौन सपोष, सफेद पोष काज मराठी लोग के वर्चस्व। यानी कि जो भी वहीं के जो बड़े बड़े जो कह सकते अधिकारी बन रहे हैं या बड़े बड़े औहदे पर, कंपनी में, फैक्ट्री में बड़े बड़े औहदे पर हैं, उस सब कहाँ के लोग हैं, तो क्या है, वहीं के मराठी लोग हैं। और बाकी जो भी यहाँ से प्रवासी करके जाते हैं, जो 49% हैं लगभग, ये सब क्या काम करते हैं, लेबर मजदूर का काम किया करते हैं। जो गरीब भैया उत्तर भारतीय हिंदी भाषीय लोग, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग, कहा कि उत्तर भारतीय लोग, कौन भारतीय, तो यहाँ नीचे को हम आपको बताएं, नीचे को दक्षिण भारत, ऊपर को उत्तरी, यहाँ बिहार है, यहाँ क्या है, यूपी है, तो उत्तर प्रदेश है। यानी कि सबसे ज्यादा जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो गरीब भैया है, जो उत्तरी भारतीय हिंदी भाषा बोलने वाले हैं, जो कहाँ से आए हैं, बिहार से और उत्तर प्रदेश आए हैं। लोगों को दूर दुराते रहते हैं, मतलब बढ़िया से इनसे बिहेव नहीं किया जाता, इनसे बर्ताव बढ़िया नहीं किया जाता है। जबकि यह गरीब भैया उत्तर भारतीय लोग मुंबई में छोटे छोटे रोजगार के जरिए अपना जीवन यापन तो करते ही हैं, वे वहाँ
के मूल निवासियों को अलग अलग तरीकों में अपनी सस्ती सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। करा देखिए, ये वहाँ छोटे छोटे काम में करते हैं। कौन? वहाँ मुंबई में जो भारतीय लोग हैं, बिहारी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो मुंबई में छोटे छोटे रोजगार कर रहे हैं। और छोटे छोटे रोजगार करते हुए क्या करते हैं? अपना जीवन को यापन करते हैं। यार जिस तरीका से जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो होने वाले चीज है जिसका उपयोग लाते हैं, जैसे खाना हो गया, रहने के लिए पोशाक हो गया, बीमारी के लिए दवा हो गया, और अन्य चीजों के लिए वो क्या करते हैं? उससे छोटे छोटे बिजनेस करके, रोजगार करके पैसा कमाते हैं। लेकिन वहाँ के मूल निवासी जो मराठी हैं, जो मूल निवासी वहाँ के मुंबई के हैं, मुंबई के मूल निवासी अलग अलग तरीके से अपनी सस्ती सेवाएं से उपलब्ध कराते हैं। यानी कहने का मतलब वहाँ के लोग को सस्ती सेवा देते हैं, यानी कि कम पैसा में सेवा क्या बिहार लोग ही ज़्यादा दे रहे, फिर भी इसको दूर दुराते हैं, यानी कि अच्छे से बिहेवियर नहीं करते हैं। यदि भारत सभी भारतीयों का देश है, अगर हम कहते हैं कि भारत है जो किसका है? सभी भारतीयों का देश है, तो मुंबई सभी भारतीयों का भी प्रदेश हुआ। जब भारत है पूरे देश के लिए, भारत एक है, तो मुंबई तो भी पूरे भारतीयों के लिए नहीं हुआ। मुंबई में भारत सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रम हैं। कौन भाई? मुंबई में सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रम हैं। यानी भारत सरकार के बहुत सारे जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, जिसमें जनता की कमाई का काफ़ी पैसा लगा है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्य में बैंक में लोगों ने जितनी राशि जमा की है उसका 1/4 हिस्सा ही वह ऋण के रूप में दिया जाता है। कहा कि जो उत्तर बिहार और जो पिछड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, जो इन लोगों के बैंक में जितना पैसा जमा किए हुए हैं, मात्र 1/4 हिस्सा ही ऋण दे पाते हैं, बाकी को पैसा निकाला दिया और निकाल दे देते हैं। और यही वजह है कि मुंबई आज भारत के वित्तीय राजधानी है। कौन? देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न आपको यहाँ से बनेगा, मुंबई भारत की कौन सी राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई भारत की कौन राजधानी? वित्तीय राजधानी, इनकम राजधानी, कैपिटल कहा जाता है या कैपिटल समझा जाता है। पिछले दिनों में कुछ राजनेताओं ने तुष्टीकरण राजनीति अपेक्षा की पूर्ति हेतु मराठी मानुष की भावना भड़काकर उत्तर हिंदी भाषी क्षेत्रों को नागरिकों को बेरहमी से पीटा और मुंबई छोड़ने को मजबूर किया। कई लोगों की इस मारपीट में मृत्यु भी होगी। करा यहाँ के कुछ राजनीतिक जो लोग हैं, जो राजनीतिक करना चाहते हैं, वो अपना सत्ता बनाए रखते हैं और हिंदी और मराठी के नाम पर लड़ा दिए, और बहुत सारे हिंदी भाइयों को लोग को बहुत मारे पीटे, और इस मारपीट में बहुत सारे तो क्या हो गया, करा मृत्यु भी की कर दी गई, या कह सकते हैं मृत्यु भी उनकी हो गई। इसी प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में मैसूर में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की गई। यही मैसूर में बिहारी छात्रों के साथ क्या किया? रेलवे परीक्षा जो देने जा रहे थे मैसूर में लोग, इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया। उत्तर पूर्व असम राज्य में बिहारियों की हत्या की गई, मारपीट की गई। उत्तर पूर्वी असम राज्यों में बिहारियों की हत्या कर दी। उत्तर पूर्वी असम राज्यों में जाए तो बिहारी में क्योंकि गरीब प्रदेश है बिहार और उत्तर प्रदेश, तो जो लोग काम करने के लिए अलग जाते हैं बिहार में, असम में, कि वहाँ भी बिहार में बिहारियों को हत्या कर देगी। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि हिंसा, कौन सा हिंसा कृतियों में शिकार होने वाले की पहचान केवल क्षेत्र विशेष था, न कि जाति। यहाँ पर जो हिंसा हुआ, मारपीट हुआ, हत्या हुआ, इसमें सिर्फ मात्र एक क्षेत्र विशेष था, एक अलग क्षेत्र से आता है। बिहार है, बिहार के आए हैं बिहारी इसलिए मारे, उत्तर प्रदेश के है इसलिए मारे। न तो कोई जाति था, न धर्म था, न संप्रदाय था, कुछ नहीं था। इसमें सिर्फ क्षेत्र विशेष के लिए मारा गया था। दूसरे शब्दों में मुंबई एवं मैसूर में हिंसात्मक कार्रवाई का आधार
क्षेत्रीय विभाजन था। कौन विभाजन? क्षेत्रीय विभाजन। क्षेत्र का विभाजन कि मैसूर, हम लोग मैसूर के लोग हैं, तुम लोग मुंबई के लोग हैं, यहाँ लोग तुम लोग दिल्ली वाला पटना बिहार वाला तो बिहार में रहो, तुम लोग मुंबई क्यों क्या करने आता है, बस यही विभाजन था। निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के स्थापित सिद्धांत देश के किसी भी भाग में रहने तथा निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता के विरुद्ध व्यवहार है। निश्चित रूप से यह लोकतांत्रिक को स्थापित करने के लिए, सिद्धांत को देखने के लिए, ये क्या है, निवास करने के लिए एक स्वतंत्र के रूप व्यवहार करता है। परंतु कौन कारण तुष्टिकरण, कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद, कौन लर है तो सर क्लियर है कि नीति के अंतर्गत सत्ताधारियों द्वारा इसका कठोर विरोध किया गया। सत्ताधारियों मतलब नेताओं द्वारा इसका बहुत विरोध किया गया। इस द्वंद्वात्मक पहलू का सीधा प्रभाव लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहारों पर पड़ता है। इसका जो सीधा प्रभाव है जो लोकतंत्र और के सिद्धांत और व्यवहारों पर क्या होता है, पड़ता है। फिर मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में, किसके ओलंपिक समारोह में, मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप नस्ल पर आधारित था। यहाँ पर जो मैक्सिको में जो हुआ ओलंपिक समारोह हुआ उसका विरोध जो किस पर था, नस्ल के आधारित था। किसके आधारित था, नस्ल के पर आधारित था। बेल्जियम में देश के 49% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। बेल्जियम में जो भी है उसमें 59% हिस्सा फ्लेमिंग इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं। कौन भाषा बोलते हैं, डच बोलते हैं। शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में हैं और फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और यहाँ 20% डच बोलते हैं। फ्रेंच भाषी लोग यहाँ जहाँ ज़्यादातर समृद्ध है, यानी कहने वाला 80% फ्रेंच लोग हैं तो ज़्यादातर लोग किसकी संख्या, किसका, फ्रेंच की संख्या ज़्यादा है। जबकि डच भाषी लोग की स्थिति संतोषजनक नहीं, यानी कि क्या, डच भागा का क्या स्थिति 20% है, जिसके कारण क्या संतोषजनक नहीं, यानी कि इसको बहुत दबाया जाता है। स्वाभाविक है दोनों समूह में तनाव बढ़ता ही था। जिसका तीखा अनुभव ब्रुसेल्स में दिखाई पड़ता था। किसमें दिखाई पड़ रहा है इसका तीखा अनुभव जी, ब्रुसेल्स में। यही द्वंद्ववाद यानी कन्फ्लिक्ट लोकतांत्रिक शासन की दिशा निर्धारित किया। यहीं से धीरे धीरे क्या होने लगा, लोकतांत्रिक क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने लगा। बेल्जियम में केंद्र सरकार के अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द किया गया, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। दोनों समुदाय ने समान प्रतिनिधित्व वाले ब्रुसेल्स की अलग अलग सरकार बनाई। यानी कुछ सेल्स में क्या, जहाँ वैसे प्रतिनिधि जहाँ फ्रेंच बोलते हैं वो 80% थे और जहाँ डच बोलते थे 20% थे, उनको दोनों तरीका से 2 रूप में सरकार बनाए गए। सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों के लिए डच, फ्रेंच और जर्मनी बोलने वाले लोग में अपने सरकार को चुनाव का सामुदायिक सरकार बनाते हैं। अर्थात बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं है बल्कि भाषा विभाजन का आधार है। क्या हुआ, बोल सर हम लोग तो पढ़े थे 3, या तो धर्म के आधार पर नस्ल बांट रहा है, या तो धर्म के आधार पर, या तो किसके आधार पर, जाति के आधार पर। लेकिन यहाँ बट क्या किसके आधार पर है, भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर बांटा जा रहा है। भारत में तो क्षेत्र के आधार पर है, बीच में अगर वर्ल्ड स्तर में देखा जाए तो भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर है। श्रीलंका में देखा जाए तो सामाजिक विभाजन भी है और क्षेत्रीय विभाजन भी है। दोनों विभाजन कहाँ देखा जा रहा है, श्रीलंका में देखा जा रहा है। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद, कौन लर है, क्लियर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।
आप इसे एक दो बार करके सुनिए, आपको एक एक प्रश्न, एक एक चीज़, एक एक शब्द याद हो जाएगा। या ब्लूटूथ लगा के, अगर आप कोई लड़की हैं जो खाना बना रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो ब्लूटूथ लगा के आराम से इसको बजा के छोड़ दीजिए चालू करके, जिससे आपके दिमाग में पूर्ण जो हम बता रहे हैं, जो हम कहानी की तरह आपको बता रहे हैं, सारा दिमाग में आपको बैठ जाएगा। या आप अच्छी तरीक़े से वीडियो देख कर भी बना सकते हैं। अब सवाल उठता है सर समझ तो जाएंगे, बना देंगे, नोट्स कैसे इसका लिखेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, कल से नोट्स भी प्रोवाइड होने लगेगा। इस पर आपको पीडीएफ मेरा बना हुआ है, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि इतना जितना समझाएंगे उतना का नोट्स हम दे देंगे कि इतना आप लिख लीजिएगा। इससे आपको नोट्स भी तैयार हो जाएगा, और चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उसी समय मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न को भी मैं करवा दूंगा। यानी पूर्ण रूप से ऑफलाइन वाले फीलिंग आपको मैं दिलाऊंगा। इसलिए कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। बोल सर पूरा 1 घंटा पढ़ाइए, क्यों आधे घंटा पढ़ा रहे हैं? बोल देखिए मेरी भी मजबूरी है, ये 1.5 GB देता है, 1.5 GB डाटा देता है। 1.5 GB में अगर हम आधा घंटा के करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं आपको, तो हमको 1.5 GB लगभग 1200-1300 MB क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हम इससे ज़्यादा हम करेंगे तो फिर अगला वीडियो अपलोड नहीं होता। अगर हल्का सा नेट प्रॉब्लम रहा तो वीडियो अपलोड नहीं हो जाता है, डाटा भी खत्म हो गया, वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ। इसलिए हमको मजबूरी है कि 28 से 30 मिनट के, देखिए 30 मिनट से ज़्यादा हो गया तो इसमें क्या हो, कल वीडियो अपलोड करने में क्या परेशानी हो जाता है। इसलिए 28 मिनट से या 29 मिनट के 30 मिनट से क्या सकते हैं, नीचे ही हम आपको डेली वीडियो देंगे। अगर वो चाहते हैं कि सर वाला 2 GB वाला सब्सक्राइब करवा दीजिए, उतना अगर रहता तो हम तो डायरेक्ट वाईफाई लगवा देते हैं, डायरेक्ट लाइव क्लास डेली चलता। तो इसलिए कहते हैं अगर आप प्रोत्साहन मुझे कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जैसे ही जितना ज़्यादा व्यू बढ़ेगा, जितना डिमांड ज़्यादा आएगा, उस तरीक़ा से हम सारे चीज़ों को क्या करेंगे, व्यवस्थित अच्छी तरीक़ा से करेंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सकें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।